नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। इसी जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ वैकेंसीज़ घोषित की हैं। जैसा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक अधिसूचना जारी हुई है। तो इसमें आपका असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी मांगी गई है और ये जो कुल पोस्टें हैं 1374 पोस्टों पर वैकेंसी मांगी गई है, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 552 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 137 पोस्टें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 370 पोस्टें हैं और अनुसूचित जाति यानी एसटी में आपका 280 में जो आपका 288 है और एसटी में 27 है। तो कुल मिला के 1374 पोस्टें यहाँ पे बनती हैं और कुछ पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित पर 27 पोस्टें हैं उसमें और भूतपूर्व सैनिक 68 पोस्टें हैं और महिला की 274 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। और इसमें आपका जो मैट्रिक्स लेवल है वो 4 बनेगा, यानी जो आपकी पे स्केल है वो लेवल 4 की होगी और ये आपकी जो तनख्वाह बनेगी वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक बन सकती है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपकी पंजीकरण की जो तिथि है वो आरंभ हो चुकी है 20 जनवरी से और आप पंजीकरण की अंतिम तिथि जान लीजिए, जो कि 28 फरवरी 2022 तक है। तो इसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं और फीस भी जमा कर सकते हैं उसी समय 28 तारीख तक आप। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मेन आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि आप इंडिया के नागरिक हो और आप इंटर पास हो और फिजिक्स और मैथ में आपको इंटर पास होना ज़रूरी है। और इसमें फिर आपसे कहा गया है कि अगर आप इंटर में अपीयर कर रहे हो तो आप फॉर्म नहीं भरिए, ठीक है, क्योंकि अपीयरिंग को यहाँ पे पात्र नहीं माना जाएगा। आप अगर इंटर पास हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं और मैथ और फिजिक्स तो अनिवार्य ही है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें आपका डोएक या नीलेट से आपको कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या इसके अलावा आपको एनसीसी का बी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो। इसमें से कुछ भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक एक्स्ट्रा मांगी गई है। तो आपको इंटर मांगा गया है या मैथ और फिजिक्स के साथ में आप पास होने चाहिए और नीलेट या डोएक से आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो प्रादेशिक सेना में आपने 2 साल तक जॉब की हो। और ये अगर मैं फॉर्म की बात करता हूँ तो फॉर्म का जो शुल्क है वो 400 रुपये है, सभी के लिए निर्धारित किया गया है। और आयु सीमा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1/7/2022 यानी 1 जुलाई 2022 से आपकी इसकी गणना की जाएगी और 1/7/2022 से गणना की जाएगी, यानी 18 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम अगर आपकी आयु की बात करते हैं तो 22 साल होनी चाहिए, यानी 1/7/2000 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। और इसमें कुछ छूट भी होगा, जैसे आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ छूट भी दी जाती है सरकार के हिसाब से, किसी के में 3 साल किसी में 5 साल, वो आपको मैं बता दूंगा अभी आगे। और इसमें आपका चरित्र का सत्यापन भी होगा, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। और इसमें वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि आपकी शादी अगर हो गई हो तो मतलब एक से ज़्यादा जैसे आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा अपनी मतलब पत्नी आपकी हो तो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये सारी कैटेगरी इसमें दी गई है। और शारीरिक स्वस्थता के बारे में बात की गई, मतलब आप मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है, और तभी आप वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। और इसमें आपका असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट है, जैसे आप जान रहे हैं। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी और इसमें बोला गया है कि टोटल 400 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी और हो सकता है कि ये परीक्षा आपकी जो हो वो कई दिनों तक चले, मतलब वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितना है भरा जाएगा। अगर फॉर्म लिमिटेड मात्रा में भरा जाएगा, यानी कुछ सीमित मात्रा में भरा जाएगा, तो हो सकता है कि इसकी परीक्षा एक ही दिन 2 पाली में आयोजित की जा सकती है। और अगर फॉर्म की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, यानी अगर कैंडिडेट ने ज़्यादा फॉर्म भरा है, तो हो सकता है कि ये परीक्षा कुछ दिनों तक चले या कुछ हफ्तों तक चले, तो उसके हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके 100 अंकों के प्रश्न, और विज्ञान और समान ज्ञान से भी आपके 100 अंकों के प्रश्न होंगे और सांख्यिकी और मानसिक योग परीक्षा यानी आपका स्टैटिस्टिक्स और रीजनल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा वो भी 100 मार्क्स के होंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपके टोटल 400 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनेगा और टोटल टाइम जो पीरियड होगा वो 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा। और इसमें बता भी दिया गया है कि आपको प्रत्येक जो विषय हैं उसमें कम से कम 50% मार्क्स
लाने अनिवार्य है। यानी हर एक अब जैसे 4 सेक्शन आप देख रहे हैं ना, सामान्य हिंदी, विज्ञान, फिर सांख्यात्मक एवं मानसिक योग परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा। मतलब आपका हिंदी में, साइंस में, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, सभी में जो 100 अंकों के प्रश्न हैं उसमें कम से कम आपको 50-50% अंक लाने अनिवार्य, यानी 200 अंक तो लाने अनिवार्य ही है। ठीक है। और इसमें अगर एक से ज़्यादा दिन तक परीक्षा होती है तो जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन तो किया ही जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और नॉर्मलाइजेशन के अलावा मतलब इसके अलावा आपसे कुछ और भी चीज़ें मांगी गई हैं, यानी आपकी शारीरिक दक्षता भी मांगी गई है। जैसे आपके मतलब फिजिकल में आपका मांगा गया है कि जैसे आप जनरल के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आपका चेस्ट का भी डायमेंशन मांगा गया है। जैसे आप अगर इसमें जनरल या ओबीसी से रिलेट करते हैं तो जैसे इसमें जनरल है, ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए इसमें बोला गया है कि आपकी जो सीना की माप होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल 77 सेंटीमीटर मांगा गया है बिना फुलाए, और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। और इसमें लिखा गया न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव होना चाहिए। ठीक है, सभी का। और अगर महिला अभ्यर्थियों की हम लोग बात करते हैं तो उनके लिए जो हाइट मांगी गई है जनरल में और ओबीसी में और अनुसूचित जनजाति में तो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। और अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर, जनरल के लिए भी 152 और ओबीसी के लिए भी 152, लेकिन अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। और इसमें महिलाओं का जो वजन है वो न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। और इसके अलावा आपका इसमें एक परीक्षा और होगी फिजिकल की, जिसमें आपको दौड़ शामिल है। और इस दौड़ में पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है और जिनको 28 मिनट में इसको पूरा करना होगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी दौड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2.4 किलोमीटर की दौड़ है और उनको 16 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपसे पूरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आगे फिर दिया गया है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसमें आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, मतलब आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर चरित्र सत्यापन टेस्ट होगा। ठीक है, कई चीज़ें हैं। और इसमें जैसे आपका यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ है, यहाँ पे वो दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। जैसे आपका अनुसूचित जाति है तो 5 वर्ष की आपको छूट मिल सकती है अपनी आयु में, और अनुसूचित जनजाति है तो भी 5 वर्ष की मिल सकती है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो भी 5 वर्ष की मिल सकती है। और आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल में जैसे आपका स्वतंत्रता संग्रामी है तो इसमें भी कुछ छूट तो नहीं दी गई है। तो बस यही है कि आपका एससी, एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पे कुछ आयु में छूट दी गई है। और भूतपूर्व सैनिक में आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है, महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है इसमें। और अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो इसमें अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इसमें वही है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, जैसे आपने देख लिया है, हिंदी, साइंस और मैथ्स और जनरल रीजनिंग। ठीक है, यानी आपका जो रीजनिंग का टेस्ट होगा सभी जो होंगे 100 अंकों के आपके प्रश्न होंगे। यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है और सिलेबस हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे हिंदी का सिलेबस अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, तद्भव तत्सम का ज्ञान होना चाहिए आपको, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, निगार्थी शब्द है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा आपको, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब जितना भी आपका पूरा ग्रामर होता है ना हिंदी, पूरा सिलेबस उठा के दे दिया गया। इतना लिखने की क्या जरूरत है, सीधे बोल देते कि पूरा हिंदी ग्रामर ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे आपका अपठित गद्यांश भी आपसे पूछा जाएगा, और कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, और भी कुछ इसमें पूछ सकते हैं, अभी यहाँ पे दिया गया। तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि हिंदी का पूरा ग्रामर सेक्शन ही आपसे पूछ लिया गया है इसमें। ठीक है, और फिर साइंस या जनरल नॉलेज की हम बात करते हैं तो साइंस का जो यहाँ पे सिलेबस डिसाइड किया गया उसमें आपका वो जो आपका भौतिकी जगत है और मापन यानी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है। फिर आपका काइनेमेटिक्स है यानी शुद्ध गतिकी है, फिर गति के नियम यानी लॉस ऑफ मोशन है,
फिर ऊर्जा, कार्य, शक्ति यानी वर्क पावर एनर्जी है, गुरुत्वाकर्षण हो गया यानी ग्रेविटेशन हो गया आपका, स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, और वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो गया, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबक यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, संचार व्यवस्था प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, और प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। यानी जो आपने फिजिक्स में 12th में जो सिलेबस पढ़ा है पूरा ये फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 12th 11th में जो भी आपको मिला के पढ़ा है मोस्टली ये 12th का ही सिलेबस यहाँ पे दिया गया है पूरा, जो आपने 12th क्लास में भौतिकी में पढ़ा यानी साइंस में पढ़ा वो पूरा फिजिक्स का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। यानी आपसे केमिस्ट्री नहीं पूछी जा रही है, ना बायो पूछी जा रही है, मेनली आपसे फिजिक्स के सिलेबस की यहाँ पे जानकारी पूछी जा रही है, ठीक है। तो फिजिक्स को बढ़िया से तैयार करके जाइएगा आप लोग। फिर अगर हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपका सामान्य ज्ञान हो गया और सामान्य विज्ञान पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे लिख दिया गया सामान्य विज्ञान, तो समझ लीजिए कि आपसे फिजिक्स तो ऊपर पूछ ले रहा है पूरा, और सामान्य विज्ञान की बात कर रहा है, तो सामान्य विज्ञान में आपका जो केमिस्ट्री बचता है, बायो बचता है, वो यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है। कुल मिला के आपको तीनों सिलेबस तैयार करना है, लेकिन फिजिक्स का अलग से सिलेबस दे रखा है, तो उसको ज़्यादा से बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि उसके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास पे प्रश्न होंगे, भारत के संविधान पे प्रश्न होंगे, भारत अर्थव्यवस्था पे प्रश्न होगा, संस्कृति पर प्रश्न होगा यानी इंडिया के कल्चर पे प्रश्न होगा, भारतीय कृषि पे प्रश्न होगा, ठीक है, और वाणिज्य एवं व्यापार पे प्रश्न हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, और नगरीकरण हो गया, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, ठीक है, और जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा संस्कृति है, सामाजिक प्रथाएं हैं यहाँ पे, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो राजस्व है, पुलिस है, प्रशासनिक शासन प्रशासन है, ठीक है, मानवाधिकार है, और इंटरनल सिक्योरिटी है, आतंकवाद है, इन सब पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के जो महत्व के जो इसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी पूछे जाएंगे। और कुछ जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो संगठन हैं, ठीक है, उस पर पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण मतलब डीमोनेटाइजेशन पे भी प्रश्न होगा आपका, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या पड़ा इस पर प्रश्न होगा, और साइबर क्राइम क्या है इस पर प्रश्न होंगे, ठीक है, जीएसटी इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी आपके पुरस्कार हो गए दिए जा रहे हैं उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, और अलग अलग देश की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएँ, देश कहाँ पर वो बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पूछा जाएगा। और अनुसंधान एवं खोज यानी आपका जो इनोवेशन हो रहा है, जो डिस्कवरी हो रही है, उसके रिलेटेड भी आप प्रश्न को तैयार करके जाइएगा, जो भी करंट में हुआ होगा। और जो करंट में अभी पुस्तकें आई हैं उनके लेखकों के बारे में नाम उनका, ठीक है, और जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के जो एक पढ़े लिखे बच्चे से एकदम पूरी जानकारी होनी अपेक्षा होती है, वो सब पूरा आपसे पूछी जाने की संभावना है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी आपका मैथमेटिक्स में, तो इसमें आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया, और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन हो गया, ठीक है, और उसका और भी इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे मिसलेनियस इसमें पूछे जाएंगे। कुल मिला के जो आपका ये नॉर्मल जो यहाँ पे दिया गया है मैथ में, तो ज़्यादातर एग्जाम में यही सिलेबस रहता है, ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ फिर इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, तो इसमें आपका लॉजिकल जो डायग्राम होंगे, सिंबल रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, परसेप्शन टेस्ट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन है आपका, लेटर एंड नंबर सीरीज़ है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी है, ठीक है, और कॉमन सेंस टेस्ट कुछ इसमें पूछा जाएगा, डायरेक्शन से टेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से टेस्ट होंगे, और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट से यानी तार्किक प्रभावी तर्क पे प्रश्न होंगे, और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग यानी इसके अंदर में कुछ मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे उसमें क्या मीनिंग उसका छुपा हुआ है, उस पर भी प्रश्न से पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कहने का मतलब ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया पढ़ के जाइएगा। फिर मैं बात करता हूँ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का या आईक्यू टेस्ट की बात करता हूँ, तो इसमें आपका यानी मेंटल एप्टीट्यूड में आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कौन से दिए गए। वैसे बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है, तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे आपका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, ठीक है,
इसमें पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित से रिलेटेड प्रश्न होंगे, लॉ एंड ऑर्डर से प्रश्न होंगे और कम्युनल हार्मोनी से प्रश्न होंगे, क्राइम कंट्रोल से प्रश्न होंगे, रूल ऑफ लॉ से प्रश्न होंगे, एबिलिटी ऑफ द अडेप्टिबिलिटी से प्रश्न होंगे, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन से प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। और फिर पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है उससे प्रश्न होंगे, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू क्या चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या है इस समय, उसके बारे में प्रश्न होंगे, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, आपका जो प्रोफेशन व्यवसाय है उसके प्रति रुचि पे प्रश्न होंगे, मेंटल टफनेस पे प्रश्न होंगे, ठीक है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज यानी जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, या अल्प अधिकार वाले को प्रति जो संवेदनशीलता पर प्रश्न हो गया, जेंडर सेंसिटिविटी पर प्रश्न होंगे, मतलब अच्छा खासा पेपर यहाँ पर बना। उसके बाद मैं बात करता हूँ IQ टेस्ट में, तो इसमें आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट हो गया है, स्पॉटिंग आउट द जो डिसिमिलर इसमें होगा उसको आपका स्पॉट करना होगा, सीरीज पे प्रश्न होंगे, डायरेक्शन पे प्रश्न होंगे, आपका ब्लड रिलेशन पे प्रश्न होंगे, ठीक है, और जो अल्फ़ाबेट से आपके रिलेशन से इसमें प्रश्न होंगे, वेन डायग्राम पे प्रश्न आएंगे और मैथमेटिकल एबिलिटी से और अरेंजिंग ऑर्डर पे। रीजनिंग टेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें एनालॉजीज हो गया, सिमिलैरिटीज हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग पे प्रश्न हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग पे प्रश्न होंगे, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पे प्रश्न होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो कुल मिला के आपका फॉर्म था। तो ये मैंने आपके साथ इतना इसका सिलेबस भी डिस्कस कर दिया और फॉर्म में क्या क्या मांगा गया ये भी डिस्कस कर दिया। अगर आप कोई भी